गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज आपका चैप्टर है सोशल साइंस का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पेज नंबर 24 में मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। ये एनसीईआरटी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। देखिए फ्रांस के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में पूरा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कैसे कैसे वहाँ रिवॉल्यूशन हुए, कैसे कैसे आंदोलन हुए, तो उसके बारे में बता रखा है। तो ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या क्या सिचुएशन रही ब्रेक करने में, तोड़ने में रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट को पीपल्स द्वारा फ्रांस के अंदर। तो आंसर देखिए, द सर्कमस्टेंसेस दैट आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस वर। पहले सर्कमस्टेंसेस क्या थी, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक इनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कह देंगे भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी आ गई, तो भाई भेदभाव, सोशल सामाजिक भेदभाव। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी, फ्रेंच मतलब फ्रेंच सोसाइटी मतलब फ्रेंच एक कंट्री उस टाइम वो था, और उसमें 3 तरीके से बढ़ गई थी। कौन कौन से उसमें बढ़ गई थी, एक तो क्लर्जी। क्वेश्चन आ सकता है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई थी फ्रांस, 3 पार्ट्स में हुई थी। एक क्लर्जी, नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट कौन से में डिवाइड हुई थी, कैम्पेरेजेस, पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब छोटे छोटे जो थे किसान लोग। ऑफिशियल्स एंड स्मॉल बिजनेस, और इन लोगों में ऑफिशर्स मतलब जो ऑफिशियल वर्किंग करते लोग, और स्मॉल बिजनेस छोटे मोटे जो व्यापारी थे, उसमें बढ़ गई थी ये लोग। इट वॉज ओनली थर्ड स्टेट ओनली पे एक्ट टैक्सेस। और ये तीसरी स्टेट जो थी, जो तीसरी स्टेट 3 स्टेट में बढ़ गई थी, वो 3 पार्ट में, और तीसरा पार्ट क्या करता था, ओनली टैक्सेस पे करता था गवर्नमेंट को, बाकी 2 पार्ट टैक्स पे नहीं करता था। कोई भी काम करे वो पे नहीं करता था। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। और क्लर्जी और नोबिलिटी एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, मतलब वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस मतलब उन लोगों को छूट दे रखी थी। क्लर्जी और नोबिलिटी जो 2 कैटेगरी में डिवाइड थे पीपल, उन सोसाइटी को बिल्कुल छूट दे रखी थी कि आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन पीपल्स को, जो क्लर्जी और नोबिलिटी पीपल्स थे, तो उस सोसाइटी के अंदर जो आते थे। दूसरा पार्ट में किसमें बढ़ी थी, देखिए क्या क्या दूसरा सर्कमस्टेंसेस क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स द ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज इन 23 मिलियन इन 1715। 1715 में देखिए फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। 1715 के ईयर में 28 मिलियन इन, पहले थी 23 मिलियन, और 1715 के बाद 1789 में कितनी होगी, 28 मिलियन। देख सकते हैं आप कितना बढ़ गई, 23 मिलियन से 28 मिलियन, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पॉपुलेशन इन द ईयर 1789 में फ्रांस की। फूड ग्रेन्स वर नॉट नाउ इन अ ग्रेट डिमांड। और फूड ग्रेन्स मतलब खाना तो भाई सबको चाहिए, तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की बढ़ गई, खाने की, फूड ग्रेन्स की, जो लोग खाते थे, अनाज की। प्राइस ऑफ ब्रेड शॉर्ट अप, और ब्रेड के प्राइस क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइजिंग प्राइसेस जिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि खान पान में क्या होना, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाना। कहते हैं भाई बहुत तेज़ी चल रही है, डिमांड बढ़ गई है तो तेज़ी आ जाती है। वैसी पेट्रोल की डिमांड क्या, पेट्रोल है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन देखा जाए है उसी रेट को, मगर डिमांड बढ़ गई है तो पेट्रोल भी क्या हो गया, हाई हो गया। डिमांड बढ़ी है ना, जिसके पास एक गाड़ी है वो क्या कर रहा है, 10 गाड़ी चला रहा है अपने घर में खरीद के, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जिसको एक गाड़ी से वो बाइक से जा सकता है, तो वो क्या कर रहा है, कार निकाल रहा है, एक से एक बढ़िया कार निकाल रहा है। जहाँ पर वो 1 लीटर लगाता है, वहाँ क्या कर रहा है, 10 लीटर जाने जाने में लगा रहा है। तो ऑब्वियसली द डिमांड विल इंक्रीज। और यही चीज़ फ्रांस के अंदर हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी और खाना कम पड़ गया था। तो ये किसी क्या कहा गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखिए तीसरी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या था, लॉन्ग ईयर ऑफ दी वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब यह है कि उनकी देश जो था, फ्रांस देश, पैसे में क्या हो गया था, पीछे हो गया था। मतलब वहाँ जो कमाने का धंधा था, उसका मेन जो था व्यापार फ्रांस का, फ्रांस गवर्नमेंट का, तो उसमें बहुत कमी आई थी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट मेंटेनेंस, आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। और इनके लिए भरपूर मात्रा में खर्चा नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट से, और इन्होंने क्या करा,
स्टेट को मतलब अपने स्टेट को क्या करा, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए कह दिया, जैसे लॉकडाउन में हमारे यहाँ हुआ उस टाइप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनके बारे में। द मिडिल क्लास इमर्ज एजुकेटेड एंड वेल्दी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। और मिडिल क्लास के लोग देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वेल्दी होते हैं, मतलब सही होते हैं, अट्टे कट्टे होते हैं। उन्हें क्या चाहिए होती है, जॉब चाहिए होती है, और जॉब पे लगे होते हैं। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी बट शुड बी given privileges by birth. Ideas of equality and freedom put forward in philosophers. Ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people. Immediate cause on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly or स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और इसके लिए क्या करा गया, लुइस 16 ने ऑन 5 मई 1789 में स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लासेस के लोगों के लिए एक लॉ पास करा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, उनको उनका हक चाहिए, तो उनके फेवर में करा उन्होंने। थर्ड स्टेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस प्रपोजल बट ईच स्टेट हैव नो वोट टू किंग रिजेक्ट दिस अपील। और वे क्या हुआ, जो तीसरी स्टेट थी जो 3 पार्ट में डिवाइड करा था, वो उसके लिए क्या करने लगे, झगड़ने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको कैसे मिल जाएगा। तो उन्होंने किंग को, जो किंग था उसको रिजेक्ट करने की अपील कर दी, उन्होंने जस्टिस में न्याय मांगा। दे वॉकड आउट असेंबली, और वो कहाँ से चले गए, जहाँ पर असेंबली हो रही थी वहाँ से वो चले गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। Which group were forced to relinquish power? Which selection of society have been disappointed with the outcome of the revolution? देखिए इसमें बात रखा है कि कौन से ग्रुप को फ़ायदा मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भाई कोई चीज़ होती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, घाटे भी होते हैं। ग्रुप मतलब 3 ग्रुप में बटा हुआ था, तो कौन से ग्रुप को फ़ायदा मिला, कौन से ग्रुप को फ़ायदा हुआ, कौन से ग्रुप को नुकसान हुआ, और क्या क्या सेक्शन से वो डिसअपॉइंट हुए, मतलब उनसे हटे, नाराज़ हुए। तो देखिए किसको बात रखिए, किसको क्या हुआ, द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास लोग थे, बेनिफिटेड मोस्ट ऑफ द फ्रेंच, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला मिडिल क्लास लोगों को। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, आंदोलन हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, उसका थर्ड मिडिल क्लास लोगों को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी वर फोर्स्ड रेलिंक्विश पावर। और क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे उन्हें रेलिंक्विश पावर मीन्स, रेलिंक्विश मतलब त्याग दिया, उन्होंने पावर को त्याग दिया, मतलब अपनी पावर, उनकी पावर ख़त्म हो गई, तरीके वेस्ट चले गई। क्लर्जी और नोबिलिटी जो पीपल्स थे, सोसाइटी थी। द पावर ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन एंड टू बी डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन एज द प्रोमिसेस इक्वलिटी वाज नॉट फुलफिल्ड इन फुल मेजर एट द एंड ऑफ द रिवोल्यूशन। और प्रॉपर सेक्शन सोसाइटी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि वुमेन की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ये लोग ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए फ्रेंच रिवोल्यूशन से। और सबसे ज़्यादा फायदा कितना मिल गया, मिडिल क्लास पीपल्स को, जो फ्रेंच के अंदर ले रहते थे, तीसरी स्टेट में, थर्ड स्टेट के लोग जो थे। नेक्स्ट आ गया, डिस्क्राइब लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। मतलब लीगेसी मतलब देखिए फ्रेंच की लिबर्टी, लीगेसी मतलब कैसे कैसे लोगों ने त्यागा फ्रेंच की लिबर्टी को, कि भाई हम फ्रेंच के लिए हम त्याग रहे हैं, हम फ्रेंच के हैं ही नहीं। तो द आइडियाज लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक आइडिया वर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। डेमोक्रेटिक आइडिया और डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे फॉर द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए। जिसे पता होगा वही त्यागेगा, तो मैं त्याग रहा हूँ। जब इसे पता ही नहीं होगा रूल्स, तो क्या त्यागे, इसे यही नहीं पता क्या रूल है क्या नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ। दिस स्प्रेड ऑफ द फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड द फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड। और फ्यूडल सिस्टम को क्या करा गया 19th सेंचुरी में, एबोलिश करा गया, बिल्कुल रोका गया, बिल्कुल उसका अपोज करा गया, उसको अगेंस्ट गए पीपल। कौन सा वर्ड लगाया? इट इंस्पायर्ड जर्मन, इटालियन एंड ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो देयर ऑप्रेसिव रेजिम्स। और इस चीज़ ने इससे कौन इंस्पायर्ड हुए, जर्मन लोग, इटालियन लोग और ऑस्ट्रियंस लोग, कि वो आगे बढ़ के अपनी मांग करें गवर्नमेंट से, जो भी थे उस टाइम पे वर्किंग में गवर्नमेंट। एंड द फ्रेंच इंस्पायर्ड दिस स्ट्रगल नेशन एंड द एशिया अफ्रीका। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या कौन कौन से
स्ट्रगलिंग नेशन में, स्ट्रगलिंग नेशन मतलब कि और भी देश थे जिसमें ये स्ट्रगल कर रहे थे लोग अपने आप को एक कंट्री बनाने की। कौन कौन से देश थे? एशिया, अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट हैं। इस इन्होंने क्या करा, ये भी स्ट्रगल कर रहे, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए फ्रेंच से कि भाई हमें भी ऐसा करना है, हमें भी अपना हक लेना है। वर्क ऑपरेशन एंड दी यूरोपियन कॉलोनिज्म, यूरोप के जो कब्जा कर रखा था उनसे निपटने के लिए कि हमें छुड़ाओ, इनसे पीछे करो। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्ड आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इंडिया के दो ऐसे वो थे समाज सेवक जिन्होंने आइडियाज़ बताए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकलने में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि आज के टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या है, रिवॉल्यूशन की लिस्ट बनानी है जिसमें आज के टाइम पे पीपल जो फ़ायदा ले रहे हैं उस चीज़ का, जो रह रहे हैं उनको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो देखिए पहला क्या है आंसर में, वी ट्रेस ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय। वहाँ के जो लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स दे रखी हैं जो सबको इक्वल हैं, इक्वलिटी के राइट्स दे रखे हैं। तो क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू इक्विटी, राइट टू फ्रीडम, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का हक है और एक्सप्रेशन देने का आपको हक है सबके सामने। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन बनाने का हक है, कमेटी बनाने का हक है, छोटा मोटा एसोसिएशन बना सकता है कोई भी, हाँ पंचायत बैठा सकता है। इस टाइप से लोग अपनी कमेटी या अपनी लीडरशिप कर सकते हैं छोटी मोटी, सबको हक है। नेक्स्ट, राइट टू जस्टिस एंड सिक्योरिटी, और सबकी क्या है, प्रोटेक्शन है सबकी अपनी अपनी, और सबको जस्टिस है, फ्री अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट, वुड यू एग्री द व्यू ऑफ द मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल राइट वॉज बीसेड विद कंट्रडिक्शन एक्सप्लेन। क्या आप एग्री करते हो कि मैसेज जो है यूनिवर्सल राइट का वो कंट्राडिक्शन के साथ है या नहीं? कंट्राडिक्शन मतलब हो गया कि उसके आइडिया कि ये आइडिया जो है, कंट्राडिक्शन जो आइडिया है मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट का आइडिया जो है वो अच्छा था या गलत था। Many ideas of the Declaration of the Right of the Man Citizens were replete with dubious meaning। और देखिए कई आइडियाज़ क्या हुए, बहुत सारी मीनिंग में चेंज हुए जो लोगों ने दिए सिक्योरिटी के लिए या उनके राइट्स के लिए, मैन की जो कंट्री में रह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल द लॉज ऑफ द राइट और द फॉरबिड बाई ओनली एक्शन इंजरीज टू सोसाइटी हैड नथिंग टू से अबाउट द क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। मतलब पहले आइडिया क्या था भाई कि इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए सबको फ्रीडम मिल जाएगा, अभी नॉर्मल बात कहें कि सबको फ्रीडम मिल गया तो क्या होगा, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो लोगों द्वारा ये अराजकता फैलाई गई कि तुम तो कुछ भी करो, ये तो सरकार ने कह दिया कि ऑल दी हैव द राइट टू डू एनीथिंग, और सबको आज़ादी है। तो बट ऐसा कुछ नहीं था, ओनली लीगल आज़ादी दे रखी थी, हर जगह लीगल आज़ादी। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन स्टार्ट द लॉ एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। All citizens had to right participate in its formation. All citizens had equal before it. Before the France became constitutional monarchy, almost 3 million citizens, include men under ages 25 and women, were not allowed to vote at all. और पहले क्या हुआ, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि वुमेन को वोट देने का हक नहीं था, और 3 मिलियन सिटीजन बने, 3 मिलियन इंक्लूडिंग मैन अंडर द एज ऑफ, कितनी एज, 25 साल से अंदर की एज के ग्रुप बनाए गए और 3 मिलियन ग्रुप बने, मतलब जो उनकी सोसाइटी बनी या लीडर जो भी बने, तो इस टाइप से बने थे इतने सारे। जब फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में के अंदर मतलब सबको लिया गया उसमें सब लोगों को, और उनके 3 मिलियन ग्रुप बनाने पड़े उन्हें, उनके सबकी डिमांड सुनने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन राइज ऑफ द नेपोलियन, कि नेपोलियन कैसे कैसे उठा, कैसे आप बता सकते हो कैसे कैसे उसने तरक्की की। आफ्टर फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन 1792, जब फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, आज़ाद हो गया था 1792 के बाद, द अंडर रूलर रोबेस्पियर गेव मोर प्रिविलेजेस टू द वेदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और रोबेस्पियर क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे सोसाइटी के लोगों के लिए, अच्छी खान पान दे रहे थे, सब चीज़ बढ़िया दे रहे थे, पौष्टिक। फर्दर ही वॉज सॉल्ट ऑटोग्राफ हिमसेल्फ, और मगर फिर भी उनके क्या हो रहे थे, वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, ऑटोग्राफी कर रहे थे। ऑटोग्राफ मतलब उनको कोई चला रहा था पीछे से कि भाई ऐसे से करो, वन मैन आइडेंटिफिकेशन।
दिस लेड टू रीजन ऑफ द टेरर ऑफ द फॉलोइंग मैनी ईयर्स, और ये उनको क्या खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता रहा जो उन्हें वो कर रहा था। आफ्टर रॉबेस्पियरेज रूल कम टू एन एंड डायरेक्टरी वॉज फॉर्म टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द इंडिविजुअल, और रॉबर्ट पेरे को जब पता लगा लोगों को कि ऐसे हो रहा है तो उनकी डायरेक्टरी करी गई कि भाई कंसंट्रेशन पावर उनकी एक जगह है या इधर उधर डिफरेंट डिसीजन ना लें लोगों के लिए, लोगों के फेवर में डिसीजन लें पब्लिक के। मेंबर ऑफ द डायरेक्टरी ऑफन फॉट एमंग देमसेल्फ लीडिंग टू टोटल चाउस एंड दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो डायरेक्टरी के मेंबर थे वो भी उनमें क्या हो गई, लड़ाई हो गई कि भाई कैसा रूल ला रहे हैं, क्या हो रहा है ये। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, और इस चीज़ ने क्या बना दिया, पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया फ्रांस के अंदर, पूरी फ्रांस के अंदर राजनीतिक एक माहौल बना दिया पूरी फ्रांस के अंदर। दिस वॉज कंड्यूसिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रीजन ऑफ द पावर एज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और ये सिचुएशन थी जिसमें किसने हाथ मार लिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने मिलिट्री का क्या बन के डिक्टेटर मतलब गाइडेंस या गाइडर, मिलिट्री गाइडर, तो इसने बहुत ज़्यादा फिर वो किया डिक्टेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू